सो स्टार्टिंग होती है कि इंग्लैंड में एक कंपनी है, कंपनी का क्या नाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी। मैम ईस्ट इंडियन कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, वो इंडिया के ईस्ट में यानी इंडिया और उसके ईस्ट के इलाकों में ट्रेड करना चाहती थी। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपनी क्वीन के पास जाते हैं कि हमें एक्सक्लूसिव यानी केवल हमको मैम क्वीन परमिशन। एलिजाबेथ। मैं बोल लूं, क्वीन एलिजाबेथ के पास में वो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें परमिशन दे दीजिए, केवल हम जाएंगे ट्रेड करने के लिए ईस्ट में, ठीक है। जब वो वहां से क्वीन उनको वैसे ही परमिशन दे देती है, तो इंग्लैंड से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिलती है कि ईस्ट के इलाकों में ट्रेड करने ये जाएंगे। वो शिप से निकलते हैं, केप ऑफ गुड होप से होते हुए वो इंडिया पहुंचते हैं। जब वो इंडिया आते हैं तो वो ये देखते हैं कि इंडिया में ऑलरेडी कई लोग प्रेजेंट हैं, जैसे कि पोर्तुगीज एंड डच, ठीक है। तो देवर देयर ऑलरेडी। तो क्या होता है कि वो लोग ये देखते हैं कि अरे ये तो हमारे ये भी ट्रेड कर रहे हैं, तो हमने अपने कंट्री से तो केवल हम ही आए हैं, लेकिन बाकी कंट्री से और भी तरह के ट्रेडर्स आ गए हैं। तो क्या हुआ, इंडियन चीजों की बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड थी यूरोप में। तो प्लान तो यही था उन लोगों का, इंडिया से कम सस्ते में सामान खरीदेंगे, यूरोप में महंगे में बेचेंगे और बीच में प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन अब पोर्तुगीज और डच भी हैं साथ में, अब कैसे होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर दिया। पोर्तुगीज डच इन सब की शिप पानी शुरू कर दी, पोर्तुगीज की लड़ाई होने लगी ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिशर्स की लड़ाई होने लगी डच और फ्रेंच के साथ। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये लोग एक दूसरे की राइवलरी बन गई। तो और इंडियंस को इसमें प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि इतने सारे खरीदने वाले हो गए उनके सामान के, पोर्तुगीज भी लेना चाह रहे हैं, डच भी लेना चाह रहे हैं, ब्रिटिशर्स भी लेना चाह रहे हैं, फ्रेंच भी लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया वाले जो सस्ते में सामान देते थे, उन्होंने थोड़ा महंगे में देना शुरू कर दिया। फिर भी ये लड़ाई थमी नहीं, वो लोग आपस में लड़ते रहे। लड़ने के बाद में फिर क्या हुआ, एलिमिनेट, ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट सब लोगों को ही एलिमिनेट कर दिया, मतलब अपने, वो लोग कई सारी लड़ाइयां हुई उन लोगों के बीच में, और एंड में फिर ब्रिटेन वाले जीत गए यानी ब्रिटिश वाले जीत गए। ब्रिटिश वालों ने क्या किया, उनको ये लगा कि अब हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यानी अपने ट्रेड को और बढ़ाने के लिए वो लोग फोर्ट बनाने लग गए, जहाँ पे वो लोग अपना सामान वगैरह स्टोर करते थे उसके आसपास, जैसे यहाँ पे ये वेयर हाउस है, इसमें उन्होंने अपना सामान ऐसे स्टोर किया हुआ है, ठीक है। उसमें वो इसके आसपास ऐसे बहुत बड़ी सी बाउंड्री बनाने लगे, इसको फोर्ट बोलते थे। और फोर्ट के अंदर कि वो प्रोटेक्टेड रहे। उस केस में फिर इंडिया के राजा थे, उनको दिक्कत होने लगी कि आप हमारी कंट्री में आके हमारे लैंड पे फोर्ट बना रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो फिर इसमें उन लोगों ने डिसाइड किया, ब्रिटेन वालों ने क्या डिसाइड किया, अब से हम पॉलिटिक्स में ही घुस जाते हैं, यानी लोकल एरिया को हम ही कंट्रोल करने लगते हैं। फिर इस तरह से उन्होंने, उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि अब हम इंडियन को कब्जा ही कर लेते हैं, यहाँ पर इनकी जमीन पर ही रहने लग जाते हैं, समझ गए। इनकी पूरी जमीन ही हमारी हो जाएगी, तो यहाँ जो कुछ भी उगेगा वो सब हमें ही मिलेगा, और हम आराम से ब्रिटेन में जाएंगे, महंगे दामों पर बेच के और प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। इस तरह से उनके दिमाग में ये आइडिया आया, किस तरह से कि वो हमारे ऊपर कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश लोगों ने जो फैक्ट्री लगाई थी वो 1651 में हुगली रिवर के पास लगाई थी। हुगली रिवर बेटा कहाँ है, कलकत्ता के पास, समझिए। दिस वाज द बेस फ्रॉम व्हिच द कंपनी ट्रेडर्स नोन एज द फैक्टर्स ऑपरेटेड। और हुगली रिवर के पास में, मान लो ये रिवर बह रही है, रिवर रिवर के पास में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है, और फैक्ट्री में जो लोग सामान बेचते हैं उनको क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, समझ गए। फैक्ट्री वर्ड से ही निकला है फैक्टर्स। जो ट्रेडर्स थे उनको फैक्टर्स बोलते थे, ब्रिटिश इंडियन जो ऑफिशियल ऑपरेट करते थे, जो ऑफिसर उनकी फैक्ट्री में काम करते थे, ठीक है। फैक्ट्री वेयर हाउस ये सारा सामान है, और ये पूरी फैक्ट्री है, यहाँ पे अंदर वेयर हाउस है, यहाँ पे लोग अपना सामान वामान स्टोर करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे इनका ट्रेड बढ़ने लगा। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपने ऑफिसर्स को भी इसी इलाके के पास में रहने के लिए बोल दिया कि तुम लोग भी यहाँ पे रहने लगो। धीरे धीरे कंपनी साइज में बढ़ने लग गई, है बात की नहीं, याद आ रहा है किसी को। धीरे धीरे कंपनी साइज में बढ़ने लगी। फिर क्या हुआ कि अब इतने में भी वो उनका काम नहीं बना, तो उन्होंने मुगल ऑफिसर्स, जो हमारी कंट्री के जो रूलर्स थे, मुगल ऑफिसर्स, हमारी कंट्री में उस वक्त मुगल थे जो रूल कर रहे थे, तो उनके जितने भी ऑफिसर्स थे इस रीजन में, उनको उन्होंने प्राइज देना शुरू कर दिया, यानी उनको पैसे खिलाना शुरू कर दिया, ठीक है, कि तुम हमारी तरफ आ जाओ। याद आया। और इस तरह से वो करप्शन करने लगे, और करप्शन करके वो बहुत चालाक थे, क्योंकि फिर उन्होंने और चालाकी करी, वो औरंगजेब के पास में गए और औरंगजेब से उन्होंने एक फरमान मांग लिया। जैसे क्वीन एलिजाबेथ से उन्होंने परमिशन मांगी थी ना, इंडिया केवल हम ही जाएंगे ट्रेड करने, वैसे ही औरंगजेब से उन्होंने परमिशन मांग ली। परमिशन मतलब फरमान टाइप का मांग लिया। इसका मतलब होता है रॉयल ऑर्डर। रॉयल ऑर्डर मतलब वो ऑर्डर जो रॉयल यानी किंग ने दिया हो। उस फरमान में क्या लिखा था, उस फरमान में ये था कि कंपनी जो है वो बिना कोई टैक्स दिए ट्रेड करेगी, समझ गए। औरंगजेब ने ये फरमान दे दिया कंपनी को कि कंपनी के पास में राइट है ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का, यानी बिना टैक्स दिए ट्रेड करने का।
मजे ही आ गए कंपनी के। लेकिन कंपनी के ऑफिसर्स और भी चालाक थे। औरंगजेब ने ये राइट तो केवल कंपनी को दिया था ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का, क्योंकि वो तो कंपनी की चालाकी नहीं समझ पा रहा था। लेकिन कंपनी के ऑफिसर्स इस रूल का फायदा अपने पर्सनल यूज के लिए करने लगे, समझ गए? ये तो वही बात है कि तुमको ऑफिस की तरफ से एक कार मिली हुई और तुम उस कार पे हॉलिडे बनाने निकल गए, समझ गए? तुम अपना पर्सनल फायदा उसमें निकाल रहे हो। किसको समझ आ रही मेरी बात? मैम मेरे को ठीक है, तो फिर धीरे-धीरे कंपनी ने इस तरह से अपने जो प्राइवेट ट्रेड करने लगी, अपने कंपनी के ऑफिसर्स अपने फायदे के लिए यूज करने लगे, समझ गए? औरंगजेब के ऑर्डर का। फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगी नवाब के बंगाल को, नवाब के बंगाल के बंगाल के नवाब को। मैम पे तो ब्रिटिशर्स ने औरंगजेब को पपेट रूलर बना दिया था। हाँ, अब आगे यही होने वाला है जो जय बोल रहा है, एकदम सही है, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है कि फिर ये बंगाल में ये सब हरकतें कर रहे थे, तो ये देख करके फिर बंगाल के जो नवाब था उसने बोला कि तुमने औरंगजेब से फरमान लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कहीं पर भी ट्रेड करो, समझे? तुम केवल अपने लिए अपना फायदा देख रहे हो, हमारा देख भी नहीं रहे हो। ये देखो, ये जो फोटो दिख रही है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से बंगाल के नवाब के साथ में ब्रिटिशर्स वालों की क्या हो जाएगी अब, झगड़ा-झगड़ा, डिशुम-डिशुम होने वाली है, समझ गए? एक तरफ बंगाल का नवाब, क्यों है बंगाल का नवाब परेशान? क्योंकि कंपनी के ऑफिसर क्या कर रहे हैं? करप्शन कर रहे हैं। औरंगजेब तो जैसे इस तरह से, अच्छा बताओ, आज के टाइम में इंडिया इंडिया पूरे इंडिया का रूलर कौन है? मोदी जी, सही बात है? एक यस तरह मैम। से। और यूपी का रूलर कौन है? मैम योगी योगी जी। तो वही चीज तो चल रही है। उस समय पूरे इंडिया में औरंगजेब रूल कर रहा था, और बंगाल में कौन रूल कर रहा था? मुर्शीद कुली खान, यानी जो बंगाल का नवाब था, समझ गए? ये जो ब्रिटिशर्स वाले हैं, ये इतने चालाक है, ये परमिशन किससे ले आए हैं? मोदी जी से, समझ गए? यानी कि ये परमिशन ले बैठे हैं औरंगजेब से। तो जब कंपनी के ऑफिसर्स करप्शन करते थे और मुर्शीद कुली खान बंगाल में उनको रोकता था कि ये मेरा इलाका है, मत करो, कहते, तुम कौन हो रोकने वाले? मेरे पास तो परमिशन औरंगजेब की है, समझ रहे हो? ये तो वही बात हो गई, यूपी में कोई जो ट्रैफिक की सारे लाइट्स को तोड़ के गाड़ी चलाए, और अगर योगी जी पकड़ ले तो कहे तुम कौन हो? मैंने तो मोदी जी से परमिशन ले रखी है। तो बेचारे योगी जी तो क्या हो जाएंगे? लाचार हो जाएंगे। बताओ, इन्होंने तो मोदी से परमिशन ले रखी है, समझ गए फंडा क्या बोल रही हूँ मैं? वही चीज बंगाल में होने लगी। बंगाल में जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, वो औरंगजेब के फरमान का, जो कि उन्होंने पूरे इंडिया के किंग से लिया था, उसका गलत फायदा उठाने लगे। अपने फायदे के लिए वो लोग क्या करने लगे? एकदम स्टेट को टैक्स नहीं देते थे। ड्यूटी का क्या मतलब होता है? ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स, समझ गए? औरंगजेब ने, देखो समझना बहुत जरूरी है, वरना रट जाओगे पूरे साल और समझ नहीं आएगा। ड्यूटी का मतलब है टैक्स। औरंगजेब ने क्या बताओ परमिशन दी है? ड्यूटी फ्री। क्या मतलब हुआ इसका? औरंगजेब ने ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने की परमिशन दी थी। टैक्स फ्री। लेकिन ये परमिशन किसको दी गई है? केवल कंपनी को। कंपनी के ऑफिसर को ये परमिशन दी गई है, तुम भी अपना पर्सनल ट्रेड, समझ गए? ऐसा तो नहीं है। जैसे कि अब ये रुद्राक्ष एक कंपनी में काम करता है, कंपनी बोला जाओ कंपनी के लिए 10 एसी ले आओ, ठीक है? और 10 एसी लोगे ना, उस पे एक पे भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सारे एसी सस्ते पड़ेंगे। ये 10 की जगह 15 ले आया, 5 अपने घर के लिए। ये कर रहे थे कंपनी वाले। ये अलाउड है क्या? नहीं। अपने पर्सनल चीज के लिए थोड़ी ना आप यूज कर सकते हो। वही चीज करे कंपनी के ऑफिशियल। एक तो वो क्या कर रहे थे? ब्राइब कर रहे थे आसपास के लोगों को अपने प्रॉफिट के लिए, तो इलीगल ट्रेड भी कर रहे थे। तो बंगाल के जो लोकल रूलर होते हैं ना, मतलब लोकल नवाब जमींदार टाइप से, उन सबको भी पैसे खिला रहे थे, सबको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे थे। एक तरह से मुर्शीद कुली खान का दिमाग खराब हो गया कि तुम एक भी टैक्स भी नहीं दे रहे हो, तुम्हारे ऑफिसर्स करप्शन भी कर रहे हैं। समझ रहे हो ना बच्चा? समझ पा रहे हो ना तुम लोग? यस मैम। ठीक है, तो अब तुम लोग वीडियो भी ऑन कर लो, समझ पा रहे हो तो फटाफट, ताकि मुझे शक्ल देख के पता चल जाए किसी को नहीं समझ आया। समझ गए? अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे बैटल शुरू हो जाएगा। अब रीजन समझ आ गया कि आखिर लड़ाई क्यों होने वाली है? यस मैम, आ गए। समझ में आ गया? अब इसी वजह से हो जाएगी एक लड़ाई, उस लड़ाई का नाम होगा बैटल ऑफ प्लासी। समझ गए? यस ये जो मैम। मैंने तुम्हें अभी अभी बताया, ये बैटल ऑफ प्लासी का रीजन है। अगर कोई तुमसे पूछे बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुई थी, तो बोलोगे क्योंकि जो बंगाल में ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, वो औरंगजेब के फरमान का गलत यूज कर रहे थे, ठीक है? और इस वजह से औरंगजेब ने, अब तब तक शायद अभी रूलर चेंज होने वाले हैं, बट वो मुगल फरमान का मिलाकर के, मुगल जो भी मुगल किंग होगा उस वक्त, तो मुगल फरमान का गलत यूज कर रहे थे। और गलत यूज करने के चक्कर में बंगाल को कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा था, कोई पैसा नहीं मिल रहा था। और बंगाल के नवाब को ये बात गलत लग रही थी। बस वो बंगाल के बहुत सारे ऑफिसर्स को ब्राइब भी कर रहे थे, समझ गए? अपनी तरफ कर रहे थे, प्राइवेट फायदे, यानी
यानी कुल मिलाकर के बंगाल में कंपनी गलत काम कर रही थी। समझ गए? अभी हम और डिटेल में देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। अच्छी कुछ पूछना है? चलो अब आते हैं अर्ली 18th सेंचुरी में। अभी तो हम 17th सेंचुरी में थे ना, 1608 वाले ईरा में। Yes. अब थोड़ा आगे टाइम बढ़ गया है, यानी कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। कंपनी के ऑफिसर धीरे धीरे क्या करते रहे, कंपनी की ये मतलब अपना प्राइवेट ट्रेड करते रहे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना इंडिया में अपने आप को मजबूत कर रहे थे वो, ताकि वो हम लोगों को हटा सके। टू द अर्ली 18th सेंचुरी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। धीरे धीरे कंपनी यानी कंपनी जो कंपनी के ऑफिसर थे और बंगाल का जो नवाब था उसके बीच की झगड़े धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो क्या हुआ, औरंगजेब की डेथ हो गई और बंगाल के जो नवाब है उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो ऑटोनॉमी है, ठीक है, यानी अब वो स्वतंत्र हैं। क्योंकि वो भी गुस्से में थे कि बताओ हमारे यहाँ ट्रेड कर रहे हैं। नवाब कौन होते हैं? नवाब आर ओके, एक किंग होता है। किंग कहाँ रूल करता है? एक पर्टिकुलर प्लेस पे। पर्टिकुलर प्लेस पे या पूरी किंगडम है? इतनी बड़ी किंगडम है। हाँ, जैसे कोई बड़ा किंगडम है उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स को जो रूल करते हैं। ये इतना बड़ा किंगडम है ये ग्रीन वाला, और ये जो सारे हैं ये हैं प्रोविंस। यानी जैसे आज होते हैं हमारी कंट्री में पूरा इंडिया और छोटे छोटे स्टेट्स, समझ रहे हो? हमारा कंट्री जो इंडिया है पूरा, उस पूरे का पहले हर स्टेट में एक पर्टिकुलर लीडर है। यस, हर स्टेट में जो पर्टिकुलर लीडर है आज उसको सीएम बोलते हैं। तो कुछ इस तरफ से ही पुराने जमाने में उनको हम क्या बोलते थे? नवाब। समझ गए? जैसे बंगाल का नवाब, उसी तरह और कौन से स्टेट्स का होगा? बिहार, उसी तरह आपको ये बिहार का नवाब, या उसी तरह यस उसी तरह झांसी की रानी। समझ गए? उसी तरह फिर अवध का नवाब सुना है ना, उसी तरह मैसूर के नवाब। समझ गए क्या बोल रही हूँ? जिस हिसाब से अभी हमारे पास में अभी भी तो क्या है, अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग रूल करते हैं, बट हम उनको सीएम पीएम ग्राम प्रधान या कुछ ऐसे बोलते हैं, क्योंकि अब इलेक्शन होने लगा हमारी कंट्री में, डेमोक्रेटिक हो गई है। पहले तो किंगडम थी। समझ गए? किंगडम में जो सबसे मेन, जो पूरी किंगडम में रूल करता है उसको किंग बोलते हैं, वो तो था औरंगजेब। अलग अलग एरिया में, बंगाल में, चेन्नई में, मैसूर में, हैदराबाद में, भोपाल में, इन सब जगह लॉर्ड रूल कर रहे थे, लोकल रूलर। समझ गए? नवाब का मतलब उस एरिया का लोकल, जो उस एरिया में रूल करता है, और किंग जो पूरे इंडिया में रूल करता है। किसको समझ आ गया? मुझे। ठीक है। उसी तरह जो बंगाल में 18th सेंचुरी में, अब यही तो हमने अभी भी पढ़ रहे थे कि औरंगजेब तो पूरे इंडिया का रूलर है, यही बात हो गई कि वो मोदी के इक्वल हो गया। तो ब्रिटिशर्स ऑफिसर ने क्या करा, ये जाके बंगाल के पूरे ये इंडिया के रूल, यानी औरंगजेब से परमिशन ले आए, हम बिना टैक्स दिए ट्रेड करेंगे। औरंगजेब ने दे भी दी, ठीक है, लेकिन बंगाल में ये करप्शन करने लगे, तो बंगाल का जो लोकल रूलर था उसे बहुत गुस्सा आने लगी, जिसका नाम था मुर्शीद कुली खान। समझ गए? ये कुछ टाइम तक चलता रहा, क्योंकि उस समय मुगल्स बहुत ज्यादा पावर में थे। मुर्शीद कुली खान कुछ कर नहीं सकता था। जैसे मोदी जी आज पावर में है तो योगी जी कुछ कर सकते हैं क्या? अगर मोदी जी कोई ऑर्डर देंगे तो योगी जी को मानना ही पड़ेगा, बात की नहीं। उसी तरह औरंगजेब, मतलब जो ऑर्डर औरंगजेब ने यानी पूरे इंडिया के रूलर ने दिया वो मानना ही पड़ेगा। वो तो मान लिया उस वक्त। धीरे धीरे ये चलता रहा, और चलते चलते कंपनी के ऑफिसर्स और ज्यादा करप्शन करने लग गए, और बंगाल के नवाब को बहुत गुस्सा आने लगा। फिर एक समय आया जब बंगाल के नवाब को मौका मिला। कौन सा था वो मौका? जब औरंगजेब की डेथ हो गई। जब औरंगजेब निपट गए, यानी जब औरंगजेब मर गया, तो बंगाल के नवाब को मौका मिला, क्योंकि इसी ने दी थी परमिशन। जैसे ये मरा, वैसे ही बंगाल के नवाब ने क्या बोला, अब तो हम फ्री हैं, अब कोई नहीं हमारे ऊपर, यानी अब से बंगाल में हम ही रूल करेंगे, हम ही बंगाल के लीडर हैं, क्योंकि मुगल किंग तो मर गया। समझ गए? तो अब नहीं बचा कोई इंडिया में रूल करने वाला, अब तो हमारे इलाके के हम ही शेर हैं। समझ गए? तो बंगाल अलग है, ये नहीं आता मुगल के कंट्रोल में, ऐसा बोल दिया उसने। समझ गए? और फिर क्या हुआ, मुर्शीद कुली खान तो बूढ़े हो गए थे ऑब्वियसली, तो उनके बाद में आया उनका लड़का, जिसका नाम था अलीवर्दी खान। समझ गए? और अलीवर्दी खान के भी बाद एक और नवाब आया, उसका नाम था सिराजुद्दौला। तो कुल मिलाकर के मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान का टाइम चला गया है। इस समय बंगाल का नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। समझ गए? क्योंकि बाकी लोग ऊपर वाले तो मर गए ना सारे बेचारे। समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। कि आप जिस समय प्लासी हो रहा है उस वक्त बंगाल का नवाब चेंज हो चुका है, क्योंकि टाइम चेंज हो गया है। तो प्लासी हुआ है 1757 में। हम टेक्निकली ये 150 इयर्स आगे आ गए ना। अभी तो हम 1608 की बात पढ़ रहे थे जब उन्होंने हुगली में फैक्ट्री लगाई थी, 1608 पे ब्रिटिशर्स ने। हमने अभी पिछले पेज पे पढ़ा था
किस तरह से उन्होंने फैक्टर्स काम कर रहे थे, किस तरह से उन्होंने सेटलर्स को धीरे धीरे लाके बसा लिया और किस तरह से वो बंगाल में ट्रेड करने लगे, समझ गए। बट ये वो बहुत लंबे टाइम तक करने लगे, हम तो जल्दी में पढ़ रहे हैं। अब हम वहां से 150 साल तक यही चलता रहा, कंपनी अपने आप को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करती रही। और कंपनी, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं है ना किसी दूसरी कंट्री में जाके हम उसको कब्जा कर लेना, समझ गए। कंपनी को अब रूल करते करते ऑलमोस्ट कितने साल हो गए हैं, 150 ईयर्स, समझ गए। 1608 में ब्रिटिशर्स ने पहली फैक्ट्री लगाई थी और पहला लड़ाई उन्होंने कब लड़ा, 150 साल के बाद। यानी 150 साल तक वो तैयारी करते रहे कि तब हम मजबूत होंगे और एक दिन मजबूत होंगे, हमारे पास बड़ी आर्मी होगी, तब हम इनको अपना गुलाम बनाएंगे, समझ गए। फिर उन्होंने हमको 18th सेंचुरी तक गुलाम बना लिया और फिर उन्होंने 150 साल गुलामी करवाई हमसे। 1947 में हम आजाद हुए, समझ गए। समझ में आ रहा है किसी को? मारा है। ठीक है भाई। तो फिर क्या होता है, अब जब टाइम चेंज हो गया, क्योंकि 150 साल बीत गए हैं, जितने पुराने वाले रूलर थे बंगाल के वो तो सब निपट चुके हैं, अब कौन बचा है, सिराजुद्दौला। तो इस समय बंगाल में जो लोकल रूलर है उसका नाम है सिराजुद्दौला। और कंपनी के ऑफिसर अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी में, ठीक है। लेकिन कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें एक बहुत बड़ा उनका वो है, एक तरह से कंपनी की तरफ से कंपनी का ऑफिसर है, उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है? रॉबर्ट क्लाइव। ये नाम अभी आगे आएगा इसलिए याद कर रहे हो। कंपनी की तरफ में जो मेन ऑफिसर है उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल में जो काम कर रहा है वो है सिराजुद्दौला, समझ गए। हम आगे देखते हैं क्या हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ, जब 150 साल तक बीत गए और औरंगजेब की भी डेथ हो गई और मुगल्स कमजोर हो गए, मुगल में कोई बहुत बड़ा रूलर बचा नहीं, बंगाल को फिर थोड़ी स्वतंत्रता मिली, यानी फ्री हो गए बंगाल वाले। उन्होंने क्या करा, उसके जो नवाब सिराजुद्दौला है उन्होंने मना कर दिया। उसने ये बोला कि अब हम कंपनी को कोई कंसेशन नहीं देंगे, यानी ये तुम फ्री में भी तक ट्रेड करते चले आ रहे ना, बिना पैसा दिए, कब से ट्रेड कर रहे, 150 साल हो गए तुम्हें बिना पैसा दिए ट्रेड करते हुए, हमें कुछ नहीं देते, तुम ट्रेड करते हो, लेके चले जाते हो और बेचते हो यूरोप में महंगे दाम पे, हमें तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। उन्होंने बोला कि अभी तुम्हें बहुत सारा लार्ज ट्रिब्यूट देना पड़ेगा कंपनी को राइट टू ट्रेड के लिए। अगर कंपनी तुमको अब ट्रेड करना है तो अब से किंग को पैसा देना पड़ेगा, समझ गए। ये नहीं, किंग को मतलब लोकल रूलर को। बंगाल में अब ये सिस्टम नहीं चलेगा जो औरंगजेब ने बोला था कि भाई तुम बिना टैक्स दो। अगर ऐसा हो सकता है क्या इंडिया में कि हम गवर्नमेंट को कोई टैक्स ना दें और गवर्नमेंट की सारी चीजें यूज करते रहे? नहीं हो, नहीं हो सकता है, क्योंकि सब लोग, जितना भी हम लोग इनकम कमाते हैं उस पर इनकम टैक्स लेती है ना गवर्नमेंट। लेकिन कंपनी वाले कोई पैसा दे ही नहीं रहे, कब से बंगाल को 150 साल हो गया। जब किंग ने जो कह दिया, किंग जिस वक्त था और ताकतवर था उस समय तो बंगाल कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अब तो किंग भी नहीं है और अब तो मुगल्स वीक भी पड़ गए हैं। तो अब बंगाल में अलीवर्दी खान ने बोला कि अब तुम ऐसे ट्रेड नहीं कर पाओगे, अगर पैसा देना है, हमको पैसा देना पड़ेगा, हमको टैक्स देना पड़ेगा। ट्रिब्यूट का मतलब ढेर सारा पैसा कंपनी एज अ फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट किसी को देते नहीं है, गिफ्ट के तौर पे या किसी और तौर पे लाके दे, हमको दो, कुछ तो हमको पैसा चाहिए। कुल मिलाकर के ये बोल रहे हैं अभी बंगाल वाले। और उन्होंने कंपनी को मना कर दिया कि अब तुम अपने सिक्के भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये इसमें अभी एक और इसमें बीच में राजा थे मुगल वाले, उन्होंने कंपनी को सिक्के निकालने परमिशन भी दे दी थी, तुम अपने सिक्के भी बना लो, फ्री में ट्रेड तो कर ही लो, तुम अपने सिक्के भी बना लो, सारा पैसा ले जाओ यहाँ से, ठीक है। वो पगले राजा है, पगले राजा का नाम है फारूक शियार, समझ गए। उस टाइम पे कैसे कैसे राजा होते थे, हाँ, ऐसी परमिशन दे दी कुछ। तो ये इनको पगले राजा बोलते हैं, फारूक शियार जी। तो ये फारूक शियार पगले राजा है क्योंकि इन्होंने कंपनी को कुछ वो जो मांगा दे दो, ये है भोलेनाथ, कोई भी वरदान मांगो दे, ले जाओ कोई नहीं। तो कंपनी को उन्होंने ये भी परमिशन दे दी कि तुम एक काम करो तो सिक्के भी बना लो। बंगाल वाले बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम घर भी बना लो, यहाँ पर अपने बीवी बच्चों को भी ले आओ, इंग्लैंड से ही रहने लग जाओ, हम सारे अभी बंगाल में हुगली नदी में कूद के जान दे देते हैं। बोले नहीं नहीं जो मर्जी है वो करो। कंपनी के ऐसे दिमाग चढ़े हुए थे क्योंकि फारूक सियार और औरंगजेब इन सब लोगों ने कंपनी को बहुत परमिशन दे रखी थी फ्री की, समझ गए। लेकिन अब मुगल्स कमजोर हो गए हैं तो अब तो बंगाल वाले एकदम फ्री हो गए हैं। तो उनको मौका मिला तो वो क्या बोल रहे हैं, अब से सिक्के भी नहीं बना पाओगे और अगर ट्रेड करना है तो पैसे देने पड़ेंगे, बिना उसके ट्रेड नहीं करोगे। अब कंपनी जो 150 सालों से टैक्स नहीं दे रही है उसका मन करेगा अब टैक्स देने का। अब इस बात बंगाल में की पब्लिक उसके किंग को एडवाइस दे सकती है ना कि सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, परमिशन ऐसे अगर पब्लिक बेटा किंग को एडवाइस दे सकती होती उस समय पे और किंग अगर पब्लिक की एडवाइस मान रहे होते तो उनको क्या जरूरत थी रिवॉल्यूशन करके डेमोक्रेसी लाने की। ना मोनार्की में ना पब्लिक की नहीं सुनी जाती, किंग्स अपने डिसीजंस खुद इम्प्लीमेंट करता है। करेक्ट। ये देखो यशवर्धन एक और नए पगले राजा आए हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि राजा वो सुनते थे जनता की, सुनते थे क्या?
बहुत लकी हो बेटा, डेमोक्रेसी में पैदा हुए हो तुम। अगर फारूक शेयर के टाइम पे होते तो पता नहीं क्या करता वो तुमसे, तुम्हारा हिंदू हो ये करके को दीवार में और चुनवा देता। मुस्लिम मुस्लिम नहीं हो तो बंद एक काम करो, जैसे अनारकली को जिंदा चुनवा दिया। कभी ऐसा सुना है? जिंदा कौन चुनवाता है? ये कौन सा दिमाग है? इतनी इतनी खराब खराब पनिशमेंट भी वो लोग देते थे और कोई हमारी बात भी नहीं सुनते थे। तो इसीलिए तो किंगशिप को हटा करके डेमोक्रेसी आई है, जिसमें हमें इलेक्शन करने का राइट मिलता है ना, हम उसे चुनेंगे जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा। तो राजा तो वैसे भी किसी की सुनते नहीं थे। फिर क्या हुआ, अभी बंगाल के नवाब ने बोल दिया है, सिराजुद्दौला ने बोला बहुत हुआ तुम्हारी नौटंकी, आप समझो मेरी बात, बात इतनी सी है कि आप फ्री में ट्रेड व्रेड नहीं कर पाओगे, समझे? फ्री में ट्रेड नहीं करोगे और यानी अब पैसा देना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए, समझे? और उसके अलावा एक और चीज उन्होंने बोली कि अब जो सिक्के विक्के बना रहे थे, जो परमिशन तुमको दी थी उन्होंने, अब वो परमिशन भी नहीं है। आप सिक्के विक्के नहीं बनाओगे, आप अपने सिक्के नहीं हमारी करेंसी यूज करो, समझ गए? सिंपल सी बात, ठीक है? फिर क्या हुआ, और स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, और बोले कि बहुत फोर्ट बना लिए तुम लोगों ने 150 साल में, अब कोई फोर्ट मत बनाना। इतने फोर्ट, अब मैं फोर्ट देख देख के परेशान हो गया हूँ। ये बोला सिराजुद्दौला ने कि अब फोर्टिफिकेशन, अब तो फोर्ट वोर्ट भी नहीं बनाने की परमिशन, कुछ नहीं बनाने मिलेगा। तुमने कंपनी को एक्यूज किया कि तुम लोग धोखेबाज हो, और तुमने ये भी बोला कि कंपनी, उन्होंने बोला कि तुम तो हो और तुम लोग बहुत मक्कार और गद्दार और धोखेबाज भी हो, तुम लोग हमारे पीठ पीछे गलत तरीके से ट्रेड कर रहे हो, सारा पैसा खुद कमा रहे हो, और बंगाल की गवर्नमेंट को बहुत सारा जो रेवेन्यू है वो दे नहीं रहे हो, और नवाब को कुछ समझ नहीं रहे हो, है कि नहीं? 150 सालों से कहा नवाब को कुछ समझ रहे हो? बोल रहे हैं हम तो डायरेक्ट औरंगजेब से, फारूक शाह से परमिशन लेके आए, तुम कौन हो? समझ गए? बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने ये बहुत कर लिया, अब हमारे दिन आ गए हैं, अब ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ नहीं करने को मिलेगा। तो क्या हुआ, कंपनी तो कंपनी है, कंपनी ने टैक्स देने से मना कर दिया, और वो नवाब को डिसरिस्पेक्टफुल लेटर लिख रहे थे, धमकी भरे खत, हमें ट्रेड करने दो वरना ये कर देंगे वरना वो कर देंगे। और वो नवाब को ह्यूमिलिएट भी कर रहे थे कि तुम कौन हो, अचानक से अपने आप को पता नहीं क्या किंग समझ रहे हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें परमिशन है, हम ऐसे ही ट्रेड करेंगे, ठीक है? इन्होंने ये बोल दिया कि कंपनी ने ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ लोकल ऑफिशियल्स वर रूइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। कंपनी ये बोलने लगी, लोकल जो लीडर है, लोकल लीडर बोले ये छोटे छोटे राजा, यानी कंपनी तो केवल मेन अथॉरिटी को, जो दिल्ली में बैठा था, उसको ही रूलर मान रही थी, समझ गए? बाहर से आई थी तो पूरे किंग से ही केवल बात किया था उन्होंने। कंपनी बोल रही है कि जो छोटे छोटे लोग हैं वो कंपनी के ट्रेड को नुकसान पहुंचा रहे हैं बिना मतलब का, हमसे वो सारी चीजें डिमांड कर रहे हैं जो कि हमें परमिशन पहले से दे दी गई है, समझ गए? ये देखो रॉबर्ट क्लाइव का पिक्चर है। कंपनी ऐसी बातें कर रही थी, नवाब, बंगाल के नवाब को और गुस्सा आ गया, एक तो मेरी बात नहीं मान रहे हो, मेरी अथॉरिटी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और ऊपर से मुझे धमकी भरे खत लिख रहे हो, रुक जाओ अभी बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने अपना फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। कंपनी बोल रही है नहीं हम तो नहीं रुकेंगे, हम तो फोर्ट भी बनाएंगे, ट्रेड भी करेंगे और टैक्स भी देंगे, जाओ जो करना है वो करो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों के बीच में लड़ाई बढ़ती गई, और एंड में वो लड़ाई किसमें हुई? बैटल ऑफ प्लासी में। फिर क्या होता है, अचानक से अंदर की एक स्टोरी बताती हूँ, उसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी, समझ गए? ब्लैक होल ट्रेजेडी का मतलब क्या है, अब कंपनी अपनी बात मान नहीं रही थी बिल्कुल भी, ठीक है? कंपनी सुन ही नहीं रही थी, कंपनी ट्रेड करे जा रही थी, मैंने यहाँ ट्रेड कर दिया, अब यहाँ ट्रेड करना शुरू कर दिया, यहाँ भी ट्रेड करना, यहाँ भी ट्रेड करना, यहाँ भी ट्रेड करना शुरू कर दिया, सब जगह फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। एंड में बंगाल के नवाब को इतना गुस्सा आया सिराजुद्दौला, क्योंकि वो गया एक दिन, उसने कंपनी के सारे ऑफिस शट कर दिए, समझ गए? खुद ही जाके कंपनी के लोगों को उसने उठा करके, जो खाने नहीं होते थे पहले राजाओं के, उन्हें ले जाके वहां सारे ऑफिसर्स को बंद कर दिया। अब रुको, तुम लोग सुन नहीं रहे हो, कब से बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ कि वो कई दिनों तक वो बंद रहे, और पूरी मतलब रातों बंद रहने के बाद वो घुटन घुट के मर गए बहुत सारे लोग। उसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये किसने किया? ये सिराजुद्दौला ने किया, क्योंकि कंपनी के ऑफिसर उसकी बात नहीं मान रहे थे, तो उसने ढेर सारे लोगों को बंद कर दिया था, समझ गया? एक गड्ढे में सारे लोग बंद कर दिए थे उस गड्ढे में कि वो घुट के फिर सारे कंपनी के ऑफिसर मर गए। और यहीं से शुरुआत हुई, कंपनी ने तुरंत सोच लिया कि अब वो बदला जरूर लेंगे, समझ गए? फिर पहली लड़ाई हुई बैटल ऑफ प्लासी, समझ गए? चलो भाई, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जानते क्या हुआ। 1756 में, यानी अली वर्दी खान तो पहले मर ही चुके हैं, अब तो सिराजुद्दौला की बात चल रही है। 1756 में अली वर्दी खान मर गए, उनके उसके पहले कौन थे? मुर्शीद कुली खान, जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये वाला ग्रीन वाला, याद है?
यानी सबसे पहले मुर्शीद कुली खान थे स्टार्टिंग में, जिन्होंने खुद बंगाल को एस्टेब्लिश किया था, समझ गए। उसके बाद में फिर कौन आए, उसके बाद में आए अली वर्दी खान। मैम अली वर्दी खान। अली वर्दी खान, उसके बाद में कौन आया, सिराजुद्दौला, ठीक है। ये बात इस समय सिराजुद्दौला के टाइम में बैटल ऑफ प्लासी हुआ है। इन दोनों के टाइम में तो 150 ईयर्स गुजर गए और कंपनी केवल अपने आप को ताकतवरी कर रही है। किसके बीच में हुआ था क्या मैम, बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ था? तब से तो बता रहे हैं, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। क्या ही टाइम तो हुआ है बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला के टाइम में। ये पूरी स्टोरी के पॉइंट नहीं बनाने की परमिशन मिलेगी और अब तुम लोगों को टैक्स भी देना पड़ेगा, और सिराजुद्दौला ने कई सारे अंग्रेजों को बंद कर दिया जो एक मैम ब्रिटिशर उनका यूज कर रहे थे मैम, क्योंकि वो उनको कुछ दे नहीं रहे थे, वो सब अपना बेनिफिट के लिए कर रहे थे। करेक्ट। जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है तो कंपनी वाज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेज। तो कंपनी डर रही थी सिराजुद्दौला से कि सिराजुद्दौला यार हम लोग को कोई कंसेशन वगैरह तो देगा नहीं, ट्रेड में टैक्स भी वसूल के ही रहेगा, समझ गए। तो कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी ये कोशिश कर रही थी कि बैक चैनल में सिराजुद्दौला का कोई अगर राइवल हो, समझ गए, राइवल का मतलब उसका कोई एनिमी हो, तो उसको हम नवाब बना दे, समझ गए। कंपनी ट्राई करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा सा ये बैटल ऑफ प्लासी से हल्का पीछे की स्टोरी है, क्योंकि सिराजुद्दौला एक ऐसा नवाब था जो कि कंपनी को पसंद नहीं करता था और वो चाहता था कि कंपनी कोई ट्रेड कंसेशन ना मिले, कोई ड्यूटी व्यूटी सब उनको टैक्स भी देना पड़े, उनको मिंटिंग भी ना करें, फोर्ट भी ना बनाए। अभी पढ़ा है ना मैंने। तो कंपनी डर रही थी, तो कंपनी चाहती थी कि क्या करें, हम नवाब को रिप्लेस ही कर देते हैं, अगर कोई और ऐसा इंसान नवाब बन जाएगा जो हमें फेवर करेगा कितना बढ़िया रहेगा, समझ गए। तो कंपनी ने सिराजुद्दौला के पीठ पीछे उसके जो राइवल है उनके साथ में उन्होंने हाथ मिलाने का कोशिश करा, समझ गए। ये बात पता चल गई सिराजुद्दौला को, समझ गए। सिराजुद्दौला कह रहा है कि अब मेरे मैट में ना स्टॉप मेडलिंग का मतलब इंटरफेयर करना बंद कर दो बिल्कुल, और तुम लोगों का काम कंपनी है तो कंपनी की तरह काम करो, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व मत हो बिना मतलब का, समझ गए। तो उन्होंने ये बोला कि नवाब, लेकिन कंपनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। नवाब ने क्या करा, 30,000 सोल्जर को लेकर के वो कासिम बाजार अंग्रेजों की फैक्ट्री पे चला गया, समझ गया। वो यही है ब्लैक होल। जब नवाब को ये पता चला कि कंपनी मेरे पीठ पीछे मुझे हटाने की कोशिश करी, तो ब्लैक होल ट्रेजेडी है, मैं डिटेल में बता रही हूँ क्या हुआ। तो क्या हुआ कि अब नवाब और उनके बीच में कहासुनी चल रही थी, कंपनी और नवाब के बीच में। अब नवाब कह रहा है कि देखो बिना मतलब का ना पॉलिटिक्स में इंटरफेयर मत करो, मेरी कंट्री मेरा इलाका है, नवाब का बंगाल का नवाब मैं हूँ, मेरी चलती है यहाँ पर। तुम लोग ट्रेड करने आए हो, तुम्हें केवल अपनी कंट्री से यहाँ पर केवल ट्रेड करने ही आए हो ना, मेरे रूल के हिसाब से ट्रेड करना होगा। अब वो फारूक शाह और औरंगजेब के जमाने चले गए, जो मैं बोल रहा हूँ वही करना पड़ेगा। कंपनी के ऑफिसर फिर भी नहीं मान रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि इसका अगर कोई राइवल है उसको हम बैठा देते हैं बंगाल में, और सिराजुद्दौला जब पावर में नहीं रहेगा तो ये हमारे साथ ऐसा कुछ करेगा नहीं। लेकिन ये बात सिराजुद्दौला को पता चल जाती है, और सिराजुद्दौला को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने 30,000 सोल्जर को लेके जाता है इंग्लिश की जो फैक्ट्री, यानी अंग्रेजों की एक फैक्ट्री थी बंगाल में, एक इलाका है कासिम बाजार, समझ गए। बंगाल मतलब क्या, कैलकाटा में है, समझ गए। तो कासिम बाजार में फैक्ट्री थी इनकी, वहां वो गया, उसने कंपनी के ऑफिसर को पकड़ा और उनको एक वेयर हाउस में लॉक कर दिया। सारे के सारे लोगों को डिसआर्म, सबका हथियार भी छीन लिया, और फिर जितने भी इंग्लिश के शिप थे, यानी जितने भी शिप थे जिससे वो ट्रेड करते थे, उन सबको भी उसने कैप्चर करके अपने कब्जे में ले लिया, समझ गए। फिर वो कलकत्ता गया और वहां पे उसने कंपनी के फोर्ट पे अपना, कंपनी का जो फोर्ट है वहां पे भी अपना झंडा लगा दिया कि ये भी मेरी जगह है और तुम लोग ना सुनो अब मेरी, समझ गए। फिर क्या हुआ, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ फेल ऑफ कैलकाटा, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंटर फोर्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। कलकत्ता एक तरह से क्या कर दिया, जब कंपनी अपने हरकतों से बाज नहीं आई, सिराजुद्दौला ने पूरा का पूरा कलकत्ता अपने कंट्रोल में कर लिया एक ही दिन में, समझ गए। सारे ऑफिसर को उसने बंद कर दिया। और ये बात मद्रास, क्योंकि अंग्रेज तो बहुत जगह इंडिया में थे ना, केवल कलकत्ता में नहीं थे ना, तो मद्रास में एक ऑफिसर बैठा था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जिसका फोटो ऊपर देखा है। तो मद्रास के लोगों, ये बात फिर कंपनी वालों ने फोन किया ये रॉबर्ट क्लाइव को कि ऐसा ऐसा हो गया है, यहाँ पर सिराजुद्दौला ने सब कुछ हमारे साथ हमें बंद कर दिया है, अब हम क्या करें। तो जब ये बात कंपनी के मद्रास फोन गया, और मद्रास में उस वक्त कौन बैठा था, रॉबर्ट क्लाइव। तो मद्रास किसके कंट्रोल, मद्रास वाला जो ब्रिटिशर्स का ऑफिस था, हर एक ऑफिसर होता है ना, कलकत्ता का ऑफिस, मद्रास का ऑफिस, तो मद्रास का ब्रिटिशर्स का ऑफिस था वो किसके कंट्रोल में था,
रॉबर्ट क्लाइव के। रॉबर्ट तो क्लाइव। फोन पहुंचा रॉबर्ट क्लाइव के पास। रॉबर्ट क्लाइव तुरंत क्या, उसने अपनी नेवल फ्लीट को रीइंफोर्स करा, यानी उसने अपनी नई शिप निकाली, अपना नवाब के साथ में बातचीत करना शुरू करा। लेकिन बातचीत का कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि नवाब बोल रहा है कि तुम लोगों ने अपनी हरकतें अब हद पार कर दी है, अब अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मैं मद्रास भी छीन तुम लोगों को, मैं और अभी बताऊंगा ढंग से, मैं बंद ही कर दूंगा तुम लोगों का ट्रेड व्रेड बंगाल में, बिल्कुल सब भगा दूंगा यहाँ से। फिर क्या हुआ, क्लाइव लेकिन बहुत चालाक था। तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की आर्मी को वो ले गया। आप बताओ 150 इयर्स में कंपनी ने अपनी आर्मी तक बना ली है। रॉबर्ट क्लाइव ने फिर बोला, अच्छा लग रहा है हम छोटे मोटे चीज हैं, हमको ऐसे धमकी दे रहे हो, हमने 150 साल से यहाँ पर अपनी आर्मी इकट्ठा की हुई है, हम तुमसे ज्यादा चालाक हैं, जब से हम इंडिया में आए हैं तब से ही कंट्रोल करने का सोचते हैं इंडिया को, अब मौका आया है। रॉबर्ट क्लाइव क्या किया, अपनी फोर्स लेके पहुंच गया। ये कहाँ पहुंच गया, प्लासी। प्लासी बंगाल में ही है, तो कलकत्ता के पास ही है। तो सिराजुद्दौला, प्लासी नियर कलकत्ता है ना, अभी ये बंगाल है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। लड़ाई पे, जैसे कि मान लो कि मेरी तुमसे लड़ाई हो जाए और कल मैं तुमसे ये बोलूं कि मिलना आप मुझे दादरी में, दादरी तीसरी लोकेशन होगी ना, मैं तुम अलग रहते हैं, लेकिन हमने डिसाइड करा कि हम झगड़ा कहीं और जाके करेंगे, समझ गए। इसी तरह जब कंपनी के ऑफिसर्स को ये बात पता चली कि यानी मद्रास ऑफिस में जब ये बात पता चली कि बंगाल का नवाब इस तरह से कर रहा है, तो फिर क्लाइव ने सोचा कि चलो मजा चखाते हैं, इनको दिखाते हैं कि असली कंपनी की पावर क्या है। बंगाल के नवाब को लग रहा है कि वो चला रहा है बंगाल को, भाई हम ब्रिटिशर्स हैं, 150 सालों में हम तो घुन की तरह पूरा चाट गए हैं इंडिया को, हमने खोखला कर दिया इंडिया को, हमें पता है कि हमें कैसे लड़ना है। ये है पूरा बंगाल। बंगाल में ये कलकत्ता है, ये इधर कासिम बाजार है, ये इधर प्लासी है, यहाँ पे। और कलकत्ता में इस यहाँ इलाके में ही आर्मी है। किसकी आर्मी है, सिराजुद्दौला की। सिराजुद्दौला की ये रेड वाली आर्मी है। तो सिराजुद्दौला ने अपनी आर्मी को इकट्ठा किया और वो निकल गया, समझ गए। इधर से रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी ब्लैक वाली, ये रॉबर्ट क्लाइव है। रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों की, देखो मोटी आर्मी है कितनी सारी, ये आर्मी ली, ये भी निकल गया। रॉबर्ट क्लाइव आर्मी को लीड कर रहा था, कौन सी आर्मी को, ब्रिटिश को, और यहाँ पर सिराजुद्दौला, ठीक है। मैम पर प्रेसिडेंट बहुत सॉन्ग दो, सिराजुद्दौला हार गए थे। करेक्ट। क्या होता, और ये दोनों जहाँ पे लड़ने वाले थे वो जगह का नाम क्या था, प्लासी। मैम प्लेसी। इसीलिए इस जगह का नाम क्या रखा है, बैटल ऑफ प्लासी, या इंग्लिश में प्लेसी, ठीक है। बट या फिर बैटल ऑफ प्लासी, ये प्लासी में लड़ने वाले थे, इसीलिए इस जगह का नाम रखा है बैटल ऑफ प्लासी। और मैं क्यों कह रही हूँ लड़ने वाले थे, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी का नाम जरूर बैटल है, बट ये लड़ा नहीं गया है, क्योंकि लड़ने से पहले ही हार गया था सिराजुद्दौला। बताओ कैसे, ये कैसे पॉसिबल है, कोई लड़ने से पहले ही हार जाए। मर गया बीच में, नहीं, मरा नहीं था। हार मान ली उसने खुद, इतनी बड़ी सेना देख के। नहीं, अंग्रेजों ने वो ही किया जो वो हमेशा करते थे, डिवाइड एंड रूल। सिराजुद्दौला का जो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंट था उसका नाम था मीर जाफर, समझ गए। सिराजुद्दौला की अपनी आर्मी ने ही सिराजुद्दौला को छोड़ दिया, समझ गए। मीर यानी सिराजुद्दौला अकेले लड़ाई तो लड़ने नहीं गया होगा ना, उसको आर्मी भी तो चाहिए होगी। उसकी आर्मी मीर जाफर के साथ में थी, यानी वो मीर जाफर मिल करके लड़ने वाले थे। फिर मीर जाफर जो कि उसका मेन उसका फ्रेंड था या मेन उसका कलीग था, उसने धोखा दे दिया एंड टाइम पर। एंड टाइम पर केवल सिराजुद्दौला खड़ा है अंग्रेजों के सामने, उसकी आर्मी है ही नहीं, आर्मी मीर जाफर लेके निकल लिया है, कैसे लड़ेगा, समझ गए। तो मीर जाफर गद्दार है। और मीर जाफर, हमें क्या बोल रही थी तब से, अंग्रेज बैक चैनल में डील करने की कोशिश कर रहे थे, कोई हमें मिल जाए, समझ गए, जिसको हम सिराजुद्दौला को हटा के उसको नवाब बना दे कंपनी का, समझ गए, सॉरी बंगाल का, ताकि हम अपने हिसाब से ट्रेड कर सके। और सिराजुद्दौला को पता था कि कंपनी साजिश कर रही है, लेकिन कंपनी, जो रॉबर्ट क्लाइव इतना चालाक था कि वो आगे से लड़ने जरूर गया था अपनी आर्मी को लेकर के, बट पीछे से वो मीर जाफर को बरगला रहा था। उसने उसको, मीर जाफर जो कि मेन उसका आदमी था
सिराजुद्दौला को, उसने उसको लालच दे दिया। उसने बोला कि तुम इसको धोखा दे दो, और तुम इसको धोखा दोगे तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे, समझ गए। और मीर जाफर उनकी बातों में आ गया, तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया, और सिराजुद्दौला बिना लड़े ही बैटल हार गए, कोई पावर ही नहीं रही तुरंत, समझ गए। तो उस केस में फिर सिराजुद्दौला को पकड़ लिया उन लोगों ने, उनको मार दिया सिराजुद्दौला को, क्योंकि अब तो सिराजुद्दौला अकेला पड़ गया, तो सिराजुद्दौला मर गया, ठीक है, प्लासी के बाद। लेकिन वो प्लासी एक वो बैटल है बेटा जो कभी लड़ी ही नहीं गई, बिना लड़े ही जीत लिया ब्रिटिशर्स ने। इतने चालाक थे वो कि उनकी आर्मी का भी नुकसान नहीं हुआ, और उनको वो मिल गया जो उन्हें चाहिए था, समझ गए। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मीर जाफर को नवाब बना दिया, समझ रहा है। मीर जाफर को उन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया, क्योंकि मीर जाफर से उनकी डील हुई थी कि हम तुम्हें बना देंगे। The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. Its prime objective was the expansion of trade. This could be done without conquest. कंपनी को अच्छे से पता था कि अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, इसीलिए कंपनी ने वॉर नहीं लड़ा, दूसरा रास्ता अपनाया, धोखाधड़ी का, समझ गए, कॉन्स्पिरेसी का। यही करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि मेन चीज उनको क्या चाहिए थी, प्रॉफिट। वो ऐसा अपना बेनिफिट चाहिए था उनको। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनके पैसे का नुकसान हो, चाहे वो वॉर ही क्यों ना हो। वो प्रेफर करेंगे कॉन्स्पिरेसी करना, धोखा देना, दगा देना, जो भी उनसे मीन्स उनको पता चलेंगे वो मीन्स से वो जीतेंगे, लेकिन वो कम से कम लड़ाइयां लड़ेंगे। तो आगे हम बहुत सारे चैप्टर्स में ये देखेंगे कि कंपनी कम से कम वॉर लड़ती है, मैक्सिमम टाइम कंपनी धोखा देके ही जीत लेती है, समझ गए। इस तरह से ये बहुत जिसको हम लोग आगे जाके क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड मैम डिवाइड एंड रूल, कि दो लोगों को लड़वा दो और आपस में खुद रूल करो, समझ गए। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने दो लोग के बीच में वॉर कर दिया और फिर वो खुद रूल करने लग गए थे। करेक्ट। फिर क्या हुआ, कंपनी ने मीर जाफर को पपेट बना दिया, यानी पपेट जो एक किसी दूसरे के इशारे पर नाचता हो, तो ये है मीर जाफर कंपनी का पपेट। मीर जाफर जो कंपनी बोल रही है, हाँ मैम मीर जाफर ने पपेट रूल बनाए थे मैम, फिर तो उन्होंने ब्रिटिशर को इग्नोर करना शुरू कर दिया था, फिर ब्रिटिशर ने उनको चेंज करके मीर कासिम को बनाया था, फिर वॉर हुई थी उनको, जब मीर जाफर ने सेम काम करा था, फिर मीर जाफर को दोबारा बना दिया पपेट रूल। करेक्ट, ठीक है, सही कह रहे हो। अब इन्होंने मीर जाफर को एक पपेट रूलर बना दिया, ये चाहते थे कि मीर जाफर वही करे जो ये कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी मीर जाफर सिराजुद्दौला को हटा करके बंगाल का नवाब बनना जरूर चाहता था, बट मीर जाफर भी कंपनी को कितनी आजादी दे सकता था, उसकी लिमिट थी, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड आजादी दे सकता था, समझ गए। तो कंपनी चाहती थी कि कंपनी को जल्दी ये रियलाइज हो गया कि मीर जाफर से सारे काम निकलवाना मुश्किल है, क्योंकि वो उसने डील तो इसलिए कर ली थी क्योंकि वो नवाब बनना चाहता था, बट वो कंपनी को पसंद नहीं करता था, समझ गए। वो बेमन से कर रहा था उनके काम, जो थोड़ा बहुत कर दिया, बाकी जो बातें आधी बातें नहीं भी मानता था। तो बहुत मुश्किल आ जाती थी कि पपेट नवाब भी हमेशा हेल्पफुल नहीं होते थे, कंपनी जो चाहती थी हमेशा वो नहीं कर सकते पपेट नवाब, समझ गए। तो क्योंकि नवाब बोला कि कंपनी बोल रही है कि अब हमको पूरा एकदम भी हम कोई टैक्स वैक्स नहीं देंगे, हम केवल अपना प्रॉफिट कमाएंगे, हम ये करेंगे। नवाब बोल रहा था कि आप प्रॉफिट कमाइए, लेकिन मैं भी तो बंगाल का नवाब हूँ, मुझे भी तो अपनी जनता के बारे में सोचना पड़ेगा ना। मेरी जनता अगर ये देखेगी कि मैं बिल्कुल भी उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे सब्जेक्ट्स का मतलब मेरे लोग, वो मेरी इज्जत ही नहीं करेंगे और वो नवाब मुझे समझेंगे ही नहीं, समझ गए। तो ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल आपका खिलौना नहीं बन सकता, थोड़ा बहुत मुझे काम करना ही पड़ेगा। कंपनी को गुस्सा आ गई, कंपनी बोली अल्लो हमने हटा दिया हमने तो सिराजुद्दौला को हटा के मीर जाफर इसलिए लेके आते कि वो बिल्कुल वही करे। कंपनी चाहती थी कि नवाब वही करे जो कंपनी कहे, ठीक है। लेकिन सिराजुद्दौला ने बोला कि भाई हम नवाब अब ऐसे ही थोड़ी ना, लोग हमको रिस्पेक्ट देंगे तभी तो हम नवाब बनेंगे, अगर हम सारा काम आपके हिसाब से करेंगे तो कैसे चलेगा। तो कुछ बातें जो मीर जाफर है वो नहीं मानता, ठीक है। और वो कहता था ऐसा थोड़ी ना, मैंने भी तो तुम लोगों का साथ दिया है था सिराजुद्दौला को हटाने में, ये बंगाल मेरा भी है, ऐसा नहीं है कि मैंने तुमसे लिया है, तुम्हारे मेरे बीच में डील हुई थी, समझ गए। तो इस डील का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। तो मीर जाफर ने जब प्रोटेस्ट किया तो कंपनी ने उसको भी हटा दिया, और फिर वो मीर कासिम को ले आए, बोले कि अब तुम भी जाओ, तुम भी हमारे काम के नहीं हो। मीर कासिम को ले आए। फिर क्या हुआ, मीर कासिम ने मीर कासिम वही कंप्लेन करने लगा जो कि मीर जाफर कर रहा था, क्योंकि ये बेटा बहुत मुश्किल है किसी भी नवाब के लिए, क्या इंडिया के नवाब के लिए फुल्ली पॉसिबल है वो वही करें जो ब्रिटिशर्स कहेंगे। क्या हमारी जो लोकल जनता है वो कभी भी ये चीज एक्सेप्ट करेगी? क्या वो ऐसा बाहर दिखा सकते हैं?
पॉसिबल ही नहीं था। जो कंपनी चाहती थी कि वो एकदम फ्रीडम दे दे हमको नवाब और हमारी देश की जनता के लिए कुछ भी ना करे, नवाब लोगों को डर लगता था कि भाई हमारी जनता विद्रोह ना कर दे, अगर हम सब कुछ इनकी करेंगे तो फिर तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो आम लोग है वो विद्रोह भी तो कर सकते हैं, रिवोल्ट, हमारे यहाँ घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। नवाब ये चाह रहा था कि कंपनी का फायदा होता रहे, नवाब का भी फायदा होता रहे, लेकिन कंपनी अपनी अपने मान में जुड़ी, एकदम ही अपना दिमाग में चढ़ी हुई थी कंपनी के कि नहीं, हमको वही नवाब रखेंगे जो पूरी हमारी बातें मानेगा। तो वो मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को भी लाते हैं। फिर मीर कासिम भी वही चीज कहता है कि भाई बेसिक चीजें तो हमें, अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए तो हमें कुछ बेसिक काम तो करने पड़ेंगे ना अपनी जनता के लिए। फिर नहीं, मीर कासिम की भी वही दिक्कत थी। मीर कासिम ने तो यहाँ तक नौबत आ गई कि मीर कासिम की तो झगड़ा हो गया ब्रिटिशर से अगला, और उसका नाम है बक्सर, समझ गए। मीर कासिम को जब वो लोग मीर जाफर को, अभी तक सिराजुद्दौला को हटा के मीर जाफर को लेके आए, मीर जाफर से वो लोग नाखुश थे तो वो मीर कासिम को लेके आए, लेकिन मीर कासिम भी वही चीजें करने लगा कि नहीं, हम पूरी कंपनी की बात नहीं मानता था, और उसको लगता था कि नहीं वो बंगाल के लिए कुछ अलग से करेगा। फिर कंपनी ने बोला मीर कासिम को कि अब तुम हटो। मीर कासिम ने बोला कि मुझे मीर जाफर मत समझो, कि तुम बोलोगे तब मैं हट जाऊंगा, समझ गए। अब मैं हूँ बंगाल का नवाब, अब मैं तुमको भगाऊंगा यहाँ से, समझ गए। वो लेके तो आए मीर कासिम को ये सोच के कि ये तो हमारे लिए बेटर काम करेगा मीर जाफर से, लेकिन मीर कासिम दिमाग का तेज निकला। मीर कासिम ने अवध के नवाब के साथ में वो कर लिया डील, एक और नवाब के साथ में, कि तुम अपनी आर्मी मेरे को दे दो, अवध का, अवध मतलब जंडे लखनऊ। तो मीर कासिम ने अवध के नवाब के साथ में और जो मेन मुगल रूलर है उन सबसे उसने समझौता कर लिया। उसने बोला यार ये अंग्रेज पता क्या कर रहे हैं, ये यही कर रहे हैं। इन्होंने पहले सिराजुद्दौला को मरवा दिया, फिर इन्होंने मीर जाफर को भी हटा दिया, तो ये किसी के सगे नहीं है, समझ गए। मीर कासिम तब तक ये बात समझ गया कि ये किसी के सगे नहीं, केवल अपना ही क्या चाहते हैं, फायदा चाहते हैं। तो मीर कासिम ने बोला कि लाओ मैं अवध के नवाब को फोन करता हूँ और मैं मुगल रूलर को फोन करता हूँ कि आप इनको यहाँ से हटाने में मेरी मदद करो, अपनी को भगा देते हैं इस बार। सिराजुद्दौला को तो धोखा देके मीर जाफर ने गलती कर दी, बट ये गलती मैं नहीं करूंगा, समझ गए। तो मीर कासिम, अवध के नवाब और जो मेन मुगल रूलर इंडिया, इन तीनों की कंबाइंड आर्मी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। बक्सर वाले इलाके में फिर से लड़ाई होने का नौबत आया। 1764 की बात है, समझ गए। फांसी हुआ है 1757 में। बस केवल 1757 से कितने साल बीते, 7 इयर्स ही तो बीते हैं। 7 इयर्स के अंदर ही फिर से नौबत आ गई, और मीर कासिम लेकिन चालाक था, तो मीर कासिम ने इस बार आर्मी लेके गया, वो समझ गए, और लड़ा वो ब्रिटिशर से, लेकिन वो जीत नहीं पाया, समझ गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स अब तक बहुत ताकतवर हो गए थे, और रॉबर्ट क्लाइव ने उस वक्त चालाकी कर दी थी प्लासी के टाइम ही, लेकिन उससे अंग्रेजों ने ये सीख लिया कि उनको आर्मी की जरूरत है। बक्सर तक आते आते उन्हें बहुत बड़ी आर्मी इकट्ठी कर ली थी, तो बैटल ऑफ बक्सर भी जीत जाते हैं कौन, ब्रिटिशर्स, समझ गए। आप ब्रिटिशर्स प्लासी भी जीत चुके हैं, बैटल ऑफ बक्सर भी जीत चुके हैं, तो टेक्निकली ये प्रूव हो गया है कि सबसे ज्यादा पावरफुल बंगाल में कौन है, समझ गए। कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल बंगाल में, ब्रिटिशर्स। करेक्ट। तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फिर से मीर जाफर को बैठाया, बोले तुम ही ठीक थे, मीर कासिम को तो बैठा के हमने गलती कर दी, आओ मीर जाफर हमारे पपेट नवाब बनो, ठीक है। मीर जाफर को उन्होंने फिर से बैठाया। अब क्या था, वो मीर जाफर से क्या बोले कि 5 लाख रुपए हर महीने हमको दो। उसके अलावा उन्होंने बोला कि कंपनी जो भी पैसे, जहां अभी कंपनी वॉर भी लड़ने जाएगी वो भी पैसा तुम ही दो, ट्रेड और बाकी सारे जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उन सब का पैसा भी तुम ही दो, और टेरिटरी भी हमको दो, और रेवेन्यू भी दो, सब दे दो। बाय द टाइम जब तक मीर जाफर मरा, but the mood of company had changed. Having failed to work with the puppet Nawab, company declare we must indeed become the Nawab. क्या डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने, क्या डिक्लेयर किया, क्या लिखा है, क्या बोल रही है कंपनी, बताओ एंड में, ग्रीन वाले में। मैम की नवाब हम खुद बन जाते हैं। करेक्ट। अब कंपनी ये बोल रही है कि मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला ये कोई हमारे मैम कर्म नवाब को ब्रिटिशर्स को मनी पे करना पड़ेगा।
अरे वो तो बात की बात अभी देखेंगे, लेकिन पहले वो मीर राजूदौला को हटा के मीर जाफर को लेके आए, फिर मीर जाफर से उनका काम नहीं बना, वो मीर कासिम को लेके आए। मीर कासिम ने तो अवध के नवाब को साथ अपनी आर्मी लेकर के लड़ाई करने की कोशिश करी, भगाने की, ये बक्सर में जीत गए। फिर उन्होंने मीर जाफर को वापस लेके आए कि यार तुम ही हो जिसने मुझे धोखा नहीं दिया, आओ तुम ही करो रूल। लेकिन तब तक मीर जाफर थक जाता है, ब्रिटिशर्स की डिमांड पूरी करते करते वो मर जाता है 1765 में। उसके बाद कंपनी थक गई कि किस किस हम अब पपेट नवाब को बैठाएंगे, इससे तो बढ़िया क्या है हम खुद ही रूल कर लेते हैं। और यहाँ से बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये डिसाइड हुआ कि अब से कंपनी खुद रूल करेगी इंडिया में, समझ गए, यानी हमारे मालिक वो ही बनेंगे, समझ गए। यस मैम। करेक्ट। फिर फाइनली 1764 में बक्सर होता है और 1765 यानी उसके अगले ही साल में मुगल एम्परर अपॉइंट कर देते हैं कंपनी को एज अ दीवान ऑफ बंगाल। अब कंपनी खुद बन गई है बंगाल का दीवान, समझ गए। मुगल एम्परर के पास कंपनी जाती है कि अब हम ही हैं बंगाल के असली मालिक, हमको बनाओ वहां का दीवान। दीवान क्या होता है? मेन फाइनेंस वाला ऑफिसर, समझ गए। फिर उनको मिल जाती है ये पोजीशन। अभी तक कंपनी केवल कंपनी की तरह रूल कर रही थी, ट्रेड कर रही थी, बस परमिशन मांग रही थी कि हमको टैक्स ना देना पड़े बस। लेकिन अब कंपनी ने क्या डिसाइड किया है, हम रूल भी करेंगे, समझ गए। जब कंपनी को दीवानी मिल जाती है तो कंपनी वास्ट रेवेन्यू, दीवानी मतलब पूरा अधिकार मिल गया तुमको, उस एरिया से जितना कुछ भी जो कुछ भी पैदा होता है वो सब तुम्हारा, समझ गए। कंपनी को जैसे ही बंगाल की दीवानी मिलती है, क्या मिलता है? बंगाल इतने सारे इसके पास मिनरल है, खेती होती है, जूट की खेती होती है, कंपनी पागल हो गई इतना पैसा देख के, इतने सारे वास्ट रेवेन्यू। अब फिर बोलेंगे कौन है ये पगला राजा ने कंपनी को दीवानी राइट दे दिया। लेकिन वो मजबूरी थी किसकी? मुगल एम्परर की, क्योंकि मुगल एम्परर अब तक जान गए थे कि कंपनी के पास बहुत बड़ी आर्मी और नेवी है, अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो मेरा भी वही हाल होगा जो सिराजुद्दौला का हुआ, समझ गए। मुगल एम्परर मजबूरी में उनको परमिशन देनी पड़ी, तो कंपनी केवल ढोंग कर रही थी, योर हाइनेस बोल के, अंदर से वो धमकी ही थी, उनको परमिशन दो वरना तुम्हारे ऊपर भी अटैक कर देंगे, समझ गए। तो अब तक कंपनी घुस चुकी है इंडिया में, रगों में कैंसर की तरह, वायरस की तरह, लाइक कोरोना हमारे फेफड़ों में चली गई है अब कंपनी। फिर कंपनी ने क्या करा, कंपनी को जैसे ही बंगाल के अब रिसोर्स मिल गए, कंपनी के पास दीवानी राइट आ गए, कंपनी के पास पैसा आने लगा और कंपनी का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया पूरा। अब किसी से परमिशन भी नहीं चाहिए समझ गए। ऐसा कि कोई कमी नहीं, बारिश हो रही है। धीरे धीरे कंपनी ने 18th सेंचुरी में अपना ट्रेड बढ़ा लिया, ठीक है। फिर वो क्या करने लगे, इंडिया से ढेर सारा सामान ले जाने लगे, ठीक है, ब्रिटेन में। फिर उनको एक और शैतानी आइडिया आया। पहले तो वो ये चाहते थे कि हमें टैक्स ना देना पड़े, समझ गए, हम सस्ते में सामान खरीदे, महंगे में बेचे और बीच में प्रॉफिट हो वो हम कमाए। ये पूरा बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर हुआ ही इसीलिए क्योंकि बंगाल के नवाब टैक्स मांग रहे थे कि तुम कोई भी ट्रेड यहाँ पे करोगे तो हमको पैसा देना पड़ेगा। अब कंपनी के दिमाग में आइडिया आया है, अगर हम इनको कब्जा कर ले तो हमें सामान के पैसे भी नहीं देने होंगे, टैक्स दूर की बात है, फ्री में सामान यहाँ से लेंगे, वहां पे बेचेंगे और बीच का प्रॉफिट मिलेगा। समझ रहे हो कंपनी का दिमाग में क्या चल रहा है अब? क्यों ना हम इनको अपना गुलाम ही बना ले। ये जो भी चीज होगा भाई, हम इनसे सामान ही तो खरीदते हैं, वो सामान इंग्लैंड में बेचते हैं महंगे दाम पे, आप खरीदे भी क्यों? मैं फ्री में ले जाओ ना, फ्री में ले जाते, गुलाम ही बना लेते इनको अपना, समझ गए। बस अब बहुत दे देंगे जिसमें जी पाएंगे लोग, खा पाएंगे, भूखे नंगे रह लेंगे, जैसे तैसे रहने दो, समझ गए। तो कंपनी के दिमाग में मेजर खुराफात चल रही है, क्योंकि कंपनी जब इंडिया से सामान अभी भी कंपनी को प्रॉफिट तो हो रहा है, बक्सर के बाद में भी कंपनी को प्रॉफिट तो हो रहा है, कंपनी को वो मिल तो गया जो वो चाहते थे। बंगाल के नवाब को उन्होंने हटा दिया, वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, मुगल से परमिशन भी ले लिया उन्होंने बंगाल के रिसोर्सेज को यूज करने की, लेकिन फिर भी अभी भी जो भी वो सामान इंडिया से खरीदते उसके लिए उनको गोल्ड या सिल्वर इंडिया को देना पड़ता है, समझ गए। वो ले जाके यूरोप में बेचते, इतना तो करना ही पड़ेगा ना, अगर ट्रेड कर रहे हो, जिससे सामान ले रहे हो उसको तो पैसा देना ही पड़ेगा। और इस चक्कर में अभी भी इंडिया में के पास बहुत पैसा है, क्योंकि इंडिया का सामान इतना फेमस है यूरोप में कि इंडिया से कोई भी सामान आप खरीदोगे तो आपको इंडिया को गोल्ड और सिल्वर में पेमेंट करनी पड़ती थी। तो हमें
हम सोने की चिड़िया कहते थे, अब कंपनी सोच रही है कि क्यों खरीदना भी क्यों है। आप क्या करें? मैम कंट्रोल ही कर लो कंट्रोल। आप कंट्रोल ही कर लेते हैं, आसमान यहाँ से ले जाएंगे, वहां बेचेंगे, मालामाल हो जाएंगे। ये अब हम पढ़ेंगे अब। मैम उनके